Hello everyone, welcome to Mission 360. With this video, we will be continuing our chapter The Indian Constitution of Social and Political Life Class 8th. तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये चैप्टर काफ़ी आगे तक देख लिया है, जैसे व्हाट एक्चुअल अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, वाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखी है कॉन्स्टिट्यूशन की. उसके बाद हमने देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली, जो कि अभी हम आगे कैरी ऑन करेंगे. तो हमने ये देखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने की हिस्ट्री क्या रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, फिर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इंडिया किन फेजेस से गुजर रहा था. इंडिया उस समय इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न से, उसके बाद काफ़ी प्रिंसली स्टेट्स के चैलेंजेस से, अभी अभी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसे प्रिंसली स्टेट्स को भी अपने अंदर मिलाना था, उसके भी चैलेंजेस थे. और फिर काफ़ी ऐसे चैलेंजेस थे जो कि इंटरनल थे, सोशियो इकोनॉमिक, जैसे पॉवर्टी, अनटचेबिलिटी. तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे चैलेंजेस रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से लिखा गया है, बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसमें मिलाए गए हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव रखने की कोशिश की गई है. इंक्लूसिव का मतलब है कि हमारे यहाँ बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कास्ट, कम्युनिटी के लोग रहते हैं. तो हमने ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया को अपना मान सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इंक्लूड कर सके. ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसे रूल्स बना दें जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के इंटरेस्ट में है, फिर बाकी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट में नहीं है. फिर ये भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है कि जो जो फ्रीडम्स, राइट्स एक कम्युनिटी को अवेलेबल है वो सारी ही कम्युनिटी को अवेलेबल है. ऐसा नहीं है कि हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है रेस, जेंडर, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे. तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं. अब हम स्पेसिफिकली स्टार्ट करेंगे विद द की फीचर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहला की फीचर है फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है कि हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. जैसे कि हमने अगर हम न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो हमने काफ़ी बार सुना होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट. फिर अगर हमने अपनी पिछली बुक्स पढ़ी होंगी क्लास 6-7 की सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, तो भी हमें ये आइडिया मिल गया होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर आता है पंचायती राज, जो कि अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है. तो अब ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं. तो क्या ऐसा होता है कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल पे डिपेंड कर रहा है. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो पूरे इंडिया का एक अकेला है, मतलब पूरे इंडिया के लिए एक गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है. जैसे अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सीएम उत्तर प्रदेश के अलग होंगे, सीएम बिहार के अलग होंगे, सीएम महाराष्ट्र के अलग होंगे. तो यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट है अलग अलग स्टेट्स के लिए. तो और ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई काम करना है या फिर कोई डिसीजन लेना है, फिर कोई रूल बनाना है, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा. नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है. ऐसा नहीं होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगा वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट करेगी. ऐसा नहीं होता. स्टेट गवर्नमेंट को जो रूल्स बनाने हैं, स्टेट गवर्नमेंट को जो काम करने हैं, जो डिसीजंस लेने हैं, वो इंडिपेंडेंटली करेगा. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे तरह से ये लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी, कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी, फिर कौन कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर रूल्स बनाएगी. फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिस्ट है, यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, या फिर डिफेंस हो गया. तो ऐसा नहीं है कि आर्मी के लिए बिहार की गवर्नमेंट अपना अलग रूल बनाएगी, फिर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपना अलग रूल बनाएगी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अपना अलग रूल बनाएगी, तमिलनाडु की अलग रूल बनाएगी. नहीं, डिफेंस पर्टिकुलरली सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी. फिर एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर मतलब हमारे एक्सटर्नल कंट्री, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे होंगे, फॉरेन अफेयर्स कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट डिसाइड करेगी पूरे इंडिया के लिए. तो जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी वो पूरे के पूरी इंडिया फॉलो करेगी, हर एक सिटीजन फॉलो करेगा. फिर आती है स्टेट लिस्ट, जिसमें वो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी.
जैसे कि इंटरनल अफेयर्स हो गए, या फिर हमारा मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई रूल है तो वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बनाएगी, फिर बिहार की डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई रूल है तो वो बिहार की गवर्नमेंट बनाएगी। तो और ऐसा नहीं है कि उसे पूछना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, नहीं। फिर कॉन्करेंट लिस्ट आती है, तो उसमें उन मैटर्स पे जो भी डिसीजंस होंगे वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके बनाएगी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बहुत अच्छे से लिखा गया है, ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई काम करना है तो उसे रेवेन्यू के लिए, उसे पैसों के लिए पैसे मांगने पड़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो ये हो जाता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि कौन से ऐसे तरीके हैं या फिर कहाँ से स्टेट गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डिराइव करेगी उन कामों के लिए जो उसे करने हैं, कहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डिराइव करेगी उन कामों के लिए जो उसे करने हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे ये बहुत ही अच्छे तरह से पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वो दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस, कम्युनिटी, रिलीजन के लोग रहते हैं। अगर हम ये कहें कि गुजरात की एक गवर्नमेंट है, फिर महाराष्ट्र की एक गवर्नमेंट है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में कल्चरल बहुत बड़ा डिफरेंस है, पूरी लैंग्वेज का डिफरेंस है, ठीक है। महाराष्ट्र में कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। तो अब ऐसा स्टेट गवर्नमेंट अगर है तो स्टेट गवर्नमेंट के सारे काम वहाँ के रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होंगे, तो लोग खुद को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अब अगर ऐसा होता कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो अगर ऐसा होता कि कोई एक ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उसे डील कर रही है, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि नई दिल्ली में बैठी हुई है, उसे ये नहीं पता चलता कि तमिलनाडु में रहने वाले लोगों का इंटरेस्ट क्या है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें करनी चाहिए जिससे तमिलनाडु के लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा, फिर क्या ऐसी चीज़ें जो करेंगे तो उड़ीसा के लोगों का डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना वर्कआउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर केवल एक गवर्नमेंट होती। लेकिन हमारे पास डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हर एक स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट है जो कि वहाँ के इंटरनल अफेयर्स को बहुत अच्छे से डील कर लेती है। अगर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को पता है कि क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है जो बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट होगा, या फिर कौन कौन से प्रॉब्लम्स है जो जिससे उत्तर प्रदेश डील कर रहा है तो उनको कैसे ओवरकम करना है। तो ये ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की, और इसी को हम फेडरलिज्म कहते हैं, जो कि है दैट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ लिखा हुआ है अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल। All persons in India are governed by laws and policies made by each levels of these each of these levels of government। यहाँ लिखा है कि ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो केवल एक एजेंट है फेडरल गवर्नमेंट का, नहीं, उसकी जो अथॉरिटी है, मतलब कि वो कितना ज़्यादा उसके पास पावर है, कहाँ से कौन कौन सी उसके पास पावर है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, और ये उनसे कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी पावर डिराइव करता है। और जितने भी लोग रहते हैं इंडिया में उसको दोनों के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो उसे पूरे इंडिया के लोग फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाती है तो उसे पूरे इंडिया के लोग फॉलो करेंगे, नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सारे लोग फॉलो करेंगे। तो ये है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हमारे पास दूसरा जो की फीचर आता है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने ये देखा है या फिर हमने पढ़ा है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, यानी पीपल्स रूल। फिर हम यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा है कि दे आर डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब दे आर डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो वैसे ही हमने पढ़ा है कि हम अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए अलग अलग
रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। जैसे जब अगर हम न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो हम कहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा है, अभी बिहार का इलेक्शन चल रहा है, अभी दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है, अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन चल रहा है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन चल रहा है, यानी अब वहाँ के सीएम बदल सकते हैं या फिर हो सकता है वही रहे अगर लोगों ने दोबारा चूज कर लिया तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट के जो लोग हैं वो अपनी स्टेट के लिए गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है तो सभी लोग आएंगे, पूरे इंडिया के लोग आएंगे उत्तर प्रदेश में वोट करने, नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में वोट करेंगे अपने लीडर को चूज करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट बनाने के लिए। लेकिन जब केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, जब हमारे पीएम के लिए इलेक्शन होगा, जब हमारे पीएम चेंज हो सकते हैं या फिर शायद वही रहे अगर लोगों ने दोबारा चूज किया तो ये वाला जो इलेक्शन होगा ये पूरी इंडिया में होगा। ठीक है, सारे लोग चूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है। अब हम इससे क्या समझते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला तो ये कि हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करेंगे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, पंचायती राज, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे। तो चूज करने में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का क्या मतलब है कि all adults, that is all citizens above or equal to age of 18 have the right to vote and elect their representative। मतलब कि जो भी सिटीजन्स होंगे जो 18 साल के हो जाएंगे या उससे ऊपर हो जाएंगे, उन्हें ये राइट मिल रहा है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें। वो अब डेमोक्रेसी में पार्ट लेना स्टार्ट करेंगे। अब उनका एक वोट डिफाइन करेगा कि लीडर चेंज होगा नहीं होगा, कौन सा लीडर बनेगा, कौन से मिनिस्टर को पोजीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, हम किसे चूज कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब कि ऑल सिटीजन्स इक्वल टू और अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट। अब यहाँ लिखा हुआ है, when they were making the constitution, all the members of the constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies। जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रही थी तो उन्होंने ये डिस्कस किया कि हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपना सकते हैं, मतलब ऑल द सिटीजन्स इक्वल टू और अबव द एज ऑफ 18 शुड गेट द राइट टू वोट, क्योंकि हमारा जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है ना उसने सभी को बहुत कुछ सिखा दिया है। सभी को ये पता है कि उनके इंटरेस्ट की क्या चीज़ें हैं। जब ब्रिटिश सरकार के अंडर में रह करके बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना होता था, बहुत सारे ऐसे भी रूल्स होते थे जो कि हित के लिए नहीं होते थे, जो कि फेवर में नहीं होते थे, बट फिर भी फॉलो करने पड़ते थे। तब हमें ये पता चला था कि हाँ ये रूल अच्छा नहीं है, ये रूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये सारी जो लर्निंग्स रही हैं इसने इंडियंस को इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर दिया है कि वो अब यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, कि सारे लोग जो भी 18 या 18 के अबव हैं वो वोट कर पाए। और एट द सेम टाइम ये जो होगा ना, ये ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर हायरार्कीज को भी ब्रेक करेगा। इंडिया में कास्ट क्लास का बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहा है। तो अगर सारे ही कास्ट के लोगों के पास वोट का राइट होता है, मतलब जितने भी राइट्स हैं वो सारे कास्ट के लोग एक साथ एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ना, और फिर जैसे हो सकता है कि पहले वही लोग उन लोगों को अनटचेबल कहते थे, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लोग दूसरे कास्ट के लोगों को अनटचेबल कहते थे, उन्हें अपने साथ खड़ा नहीं होने देना चाहते थे। फिर जब ऐसा होगा कि सबके पास सेम राइट है, सबको को वोट करना है, सबको की वोट के इक्वल वैल्यू है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो ट्रेडिशनल कास्ट क्लास का हायरार्की का डिफरेंस है वो सारा कम होगा। फिर जो जेंडर हायरार्कीज का डिफरेंस है, मेल फीमेल आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट, मे बी फीमेल्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट की गई हैं
मेल्स ने बहुत ज़्यादा राइट्स, बहुत ज़्यादा फ्रीडम को देखा है, लेकिन फीमेल्स नहीं देखी थी, मतलब उस टाइम की। तो जब ये होगा कि फीमेल्स भी आगे आकर के वोट करेंगी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होंगी, काफ़ी ज़्यादा सोशो इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स होंगे वो होंगे। तो इन सबको दिमाग में रखते हुए ये डिसाइड किया गया था कि हम इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को अपनाएंगे, और जो भी पीपल है इंडिया के, उनका डायरेक्ट रोल होगा इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे के जो दो फीचर्स हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, एंड द नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल राइट्स, विच आर अगेन टू वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू फॉर नाउ।